नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। राज्य को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उत्तराखंड डबल इंजन की सरकार सीएम धामी के नेतृत्व में विकास के कई नए आयाम स्थापित कर रही है। सरकार हर एक जिले में इस वर्ष को रजत जयंती के रूप में मना रही है। तो वहीं सीएम धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उत्तराखंड में बहुत हद तक विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इन इलाकों में पूर्ण विकास हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि विकास निरंतर किए जाने और दूरस्थ यहाँ पर इलाकों में और भी कार्य किए जाने की संभावना है। इसके लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। विकास बहुत हुआ है, लेकिन अनवरत रूप से विकास एक ऐसा विषय है कि जो अनवरत रूप से चलने वाला है। थोड़ा हो जाएगा तो बहुत हो जाएगा ऐसा नहीं है, बहुत हो जाएगा बहुत हो गया ऐसा नहीं है। ये अनवरत रूप से चलने वाला है। लेकिन मैं जिस गांव में पैदा हुआ, ऐसे उत्तराखंड के हमारे हजारों गांव हैं जो सीमांत क्षेत्र में भी हैं, जहाँ पर प्रकृति का अनुपम उपहार उन गांवों के लिए है। बहुत सारी संभावनाएं उन गांवों में हैं। बागवानी के क्षेत्र में है, हमारे फल उत्पादन के क्षेत्र में है, कृषि एग्री टूरिज्म के क्षेत्र में है। तो उन सभी पर हम लोग काम करेंगे। कुछ गांव हमने मॉडल गांव के रूप में बनाए हैं, जैसे चमोली जनपद का भराड़ीसैंण, हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी के पास का गांव सारकोट गांव, आज वो एक मॉडल बनता जा रहा है। धीरे धीरे उसी तर्ज पर हम अपने पर्वतीय क्षेत्रों के, मैदानी क्षेत्रों के सभी गांवों को डेवलप करने की दिशा में काम करेंगे। उत्तराखंड के संवेदनशील जोन 5 और कच्चे हिमालय भूभाग में आए दिन आपदाओं का खतरा बना रहता है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है। तो वहीं राजधानी देहरादून में हुई मॉक ड्रिल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में अनेक प्रकार की आपदाएं आती रहती है। ऐसे में हर व्यक्ति को सतर्क और तैयार रहना बेहद जरूरी है। कई बार हमको आपदाओं का सामना हर वर्ष अलग अलग रूपों में करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि हम सभी प्रकार की जो भी आपदाएं हो सकती हैं, उनके बचाव के, उनके जो एक्शन है, उसके रिस्पांस टाइम है, उसको कम हो, आसानी से लोगों को सहायता मिल पाए, लोग अपने को सुरक्षित रख पाएं, उसके लिए मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है। ठीक है सर। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस वीरपुर डुंडा में धूमधाम से मनाया गया, जहां पर की कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय वीरों के योगदान का सम्मान और जनजातीय समाज के विकास को बढ़ावा देना रहा। जिसमें जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीण के साथ साथ स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आज जनजातियों के धरती आबा, जनजातियों के भगवान जिनको कहा जाता है, वो है भगवान बिरसा मुंडा। उनकी 150वीं जन्म जयंती थी और ये 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम न केवल पूरे राष्ट्र में देशव्यापी है, उसी के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड के अंदर भी ये कार्यक्रम हो रहा है। और आज आदिवासी समाज, जनजातीय समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और केंद्र में जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी को विशेष धन्यवाद दे रही है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जनजातीय समाज के हक, अधिकार, उनकी उन्नति, प्रगति, उनके जो विकास की जो परिकल्पना है, उनको धरातल पर उतारने का, उनको सम्मान देने का, उनको एक मंच प्रोवाइड कराने का काम देश और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मुंडा के प्रति जो है 150वीं जयंती समारोह ये राजकीय इंटर कॉलेज में जो है संपन्न हुआ, जिसमें जो है काफ़ी मुख्य अतिथि आ रखे थे और बाहर के जो बच्चों ने जो है काफ़ी इसका उत्साहवर्धन किया। इसके लिए मैं जो है हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जनजातीय गौरव बढ़ाने के लिए बिरसा मुंडा जी
जिनको भगवान के रूप में पूजा जाता है, आज ये जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है कि जो हमारे समाज में जो जनजाति के लोग हैं वो कैसे अग्रणी भूमिका में आए और किस तरह से उन्होंने जो है एक इतिहास हमारे बिरसा मुंडा जी का जो इतिहास था कि उन्होंने जिस तरह से अंग्रेज़ों के साथ आंदोलन किया, समाज में दबे कुचले लोगों के लिए आंदोलन किया और समाज में आगे लाने के लिए वो हमेशा प्रयास करते हैं। और इसी तरह से मोदी जी के जब संज्ञान आया, मोदी जी ने बिरसा मुंडा जी का जो आज जो है 150वीं जो वर्षगांठ जो मनाई जा रही है वो पूरे जनजाति क्षेत्र में पूरे देश के अंदर मनाई जा रही थी। हमारे उत्तरकाशी के मातेश्वरी अनक्षेत्र गंगोत्री धाम के बड़कोट लोनीवी गेस्ट हाउस के पास विशेष अन्न वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिमालय के दुर्गम कंदराव में तपस्यारत साधु संतों के लिए किए गए सेवा कार्यक्रम में दर्जनों संतों ने सहभाग किया। इस दौरान स्वामी रमेश जी महाराज, स्वामी नारायण, पूर्व मंत्री लखीराम जोशी सहित जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर अन्न वस्त्र वितरित किए। वहीं समिति ने इसे वार्षिक सेवा परंपरा कहा। मातेश्वरी धाम अन्न क्षेत्र और हमारे स्वामी रामकिशोर दास जी जो गौ सेवा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उनके सानिध्य में उनके द्वारा आज यहाँ पर यमुना घाटी के संतों का समागम किया गया और उनको पत्र पुष्प भेंट किए गए। मैं क्षेत्रीय पूर्व विधायक होने के नाते उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और सभी संत गणों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर पधार करके इस समागम में हिस्सा लिया और हम सबको आशीर्वाद दिया। ये हम सब के लिए भी गर्व का विषय है। श्री मातेश्वरी अन्न क्षेत्र गंगोत्री धाम और परम आदरणीय संत रमेश महाराज जी महाराज और रामकिशोर दास त्यागी जी बाबा महाराज जी के सानिध्य में एक कार्यक्रम गंगोत्री यमुनोत्री क्षेत्र में संपन्न हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम था। जो दूर दूर कंदराओं में गुफाओं में जो संत जो साधना कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ बड़कोट में आयोजित किया गया। श्री मातेश्वरी अन्न सेवा क्षेत्र और उनके संचालक सदगुरु सुबुमुनि श्री रामेश बाबा जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जमुना घाटी में जो सभी संत तपस्या कर रहे हैं, जो समस्त भारत के लिए, समस्त भारत की समृद्धि और कुशलता के लिए जो कंदराओं में गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था, उनकी सेवा का भाव लेके रमेश बाबा हमारे यमुनोत्री क्षेत्र में आए हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सबका जो भी यहाँ सहयोगी रहे हैं, हमारे पूर्व विधायक जी, हमारे पूर्व मंत्री जी, हमारे श्री राणा जी, सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हल्द्वानी में भूकंप से निपटने की तैयारियां आज मॉक ड्रिल के द्वारा की गई। मिनी स्टेडियम और एक निजी कॉम्प्लेक्स में फायर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित सभी एजेंसियां ने क्विक रिस्पांस टाइम दिखाया। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि 8 घायलों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर एमपी ग्राउंड स्टेजिंग एरिया में पहुंचाया गया। तो वहीं सीओ हल्द्वानी ने कहा कि भूकंप की पहली और दूसरी वेव दोनों पर मॉक ड्रिल की तैयारियों को परखा गया है। सभी एजेंसियों ने शानदार प्रदर्शन किया। आज हल्द्वानी में मॉक ड्रिल की जानी थी। 2 स्थानों में हमने मॉक ड्रिल की है, एक मिनी स्टेडियम में की है, एक बलुटिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे की है। जो हमारा सीनियर था वो एक अर्थक्वेक का सीनियर है, जिसमें कि भूकंप के 20 से 30 सेकंड तक झटके आए हैं। उन झटकों की वजह से कई लोग सीढ़ियों में या अन्य स्थानों में, मलबे में या अन्य सामग्री से दब गए हैं, जिनको रेस्क्यू किया जाना है। कुल हमारे 8 व्यक्ति थे, जिसमें से 5 लोगों को मामूली चोटें आई थी। 2 व्यक्ति ऐसे थे जो सीढ़ियों में दब गए थे, उनको रेस्क्यू किया गया। एक व्यक्ति आपका फर्स्ट फ्लोर में कांच गिरने की वजह से चोटिल हो गया था। सभी लोगों को समय अंतर रेस्क्यू किया गया। इसमें हमारी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, हमारी सिविल इंजीनियरिंग की टीम जिन्हें स्ट्रक्चरली पूरा बिल्डिंग को चेक किया है। इसके अलावा हमारा मेडिकल की टीम ने रही है साथ में इसमें। इसके अलावा हमारी जो पुलिस की जो टीम है हमारी और जो हमारी प्रशासन की टीम है, वो पूरी टीम इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में रही। इसी प्रकार हमारा स्टेजिंग एरिया एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड में बनाया गया है, जहाँ पे हमारे द्वारा एक अस्थायी
शिविर स्थापित किया गया, क्योंकि भूकंप की स्थिति में कोई भी जो बिल्डिंग होती है वो असुरक्षित हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमें टेंट के माध्यम से उनके लिए एक शेल्टर बनाया गया है, जहाँ पे कि हमारी चिकित्सा की एक कैंप भी लगाया गया, साथ साथ में उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था भी वहाँ पे की जा रही है। ये पूरी पूरी जो एक्सरसाइज की जा रही है वो आने वाले भविष्य में किसी भी आपदा के समय सभी विभागों का आपस में कोऑर्डिनेशन हो, आपस में लाइजनिंग हो, किस विभाग को क्या जिम्मेदारी दी जानी है, किस विभाग को क्या कार्य करना है, उसको एक पूर्व अभ्यास के माध्यम से उसको एक एक्सरसाइज उसकी होती है, जिससे कि हमारा रिस्पांस टाइम जो होता है वो भी एक आता है, और किन विभागों में कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी आती है उसका भी हमें एक सीखने को मिलता है कि हम कैसे भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों में अपना इम्प्रूवमेंट कर सकें। ऑल ओवर रिव्यू क्या रहा, ठीक रहा? अभी तक जो हमारा रिस्पांस टाइम रहा है वो संतोषजनक रहा है। हमने सूचना प्राप्त होने के आधे घंटे के अंदर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन वो पूरा कर दिया है। आधे घंटे में जो हमारे सीरियसली इंजर्ड था उसको हमने बेस हॉस्पिटल, जो हमारा नियरेस्ट हमारा अस्पताल था, वहाँ पे हमने उसका उपचार प्रारंभ कर दिया है। अर्थक्वेक टेस्टिंग करी गई है कि मतलब अगर अर्थक्वेक सिचुएशन आती है, इस तरह के डिज़ास्टर को हम क्या मिटिगेट कर सकते हैं, क्या कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जो ह्यूमन डैमेज है उसको हम कंट्रोल कम से कम कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए हमारी एनडीआरएफ, हमारी जो फायर एंड सेफ्टी यूनिट है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्स, अन्य लाइन डिपार्टमेंट्स हमारे जितने भी है, प्रशासन की टीम्स, सभी के एक कंसॉर्टेड एफर्ट से, जॉइंट एफर्ट से इस कवायद को किया गया। इसमें एक सिचुएशन बनाई गई थी जो बलूटिया कॉम्प्लेक्स में है, जिसमें 8 घायल दिखाए गए थे, और इसमें साथ साथ में 8 घायलों का रेस्क्यू किया गया था। अभी अगर आप देख पा रहे हो तो दिखा रखा है कि जो हमारे पीडब्ल्यूडी के स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स है वो स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इसकी सस्टेनेबिलिटी देख रहे हैं। साथ में हमारा जो डॉग स्क्वाड है वो भी अब ट्रैकिंग कर रहा है कि कहीं कोई मलबे में कोई घायल है कि नहीं है। इसके साथ साथ अक्सर ये होता है कि प्राइमरी वेव्स के बाद सेकेंडरी वेव्स भी आती हैं, तो अभी उसी के लिए थोड़ा सा अलर्ट बनाया हुआ है कि अगर दोबारा से कंपन महसूस होता है या कोई भी ऐसे ट्रेमर्स होते हैं तो उस केस में हमें दोबारा से ये कवायद करनी पड़ेगी। तो यही ओवरऑल है। कहते हैं कि द मोर वी स्वेट इन पीस द लेस वी ब्लीड इन वॉर। तो एक प्रिपेयर्डनेस के लिए है। एक कहावत और है कि डिजास्टर डज नॉट किल्स, ह्यूमन अनप्रिपेयर्डनेस डज। तो उसी को चरितार्थ करते हुए, उसी मोटो, उसी इथोस को ये पूरी ड्रिल करी गई। ठीक रहा ऑल ओवर? ओवरऑल ठीक रहा। बाकी इसे और बेहतर करने की कवायद चलती रहेगी। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां उत्तरकाशी में भूकंप से बचाव के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला अस्पताल में सर्च रेस्क्यू अब जारी है और 3 गंभीर घायल को हेली से रेफर कर दिया गया। यह अहम जानकारी। मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया उत्तरकाशी में, जहां डुंडा ब्लॉक कॉलोनी में 4 घायल लोगों और 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 33 केवी लड़ादी उपकेंद्र और एक व्यक्ति की मौत की इसमें जानकारी दी गई और छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक पूरा किया गया। डुंडा ब्लॉक कॉलोनी में 4 घायलों और 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया और 33 केवी लदाड़ी उपकेंद्रों पर एक व्यक्ति की मौत भी हुई और 2 का रेस्क्यू कर आग पर काबू पाया गया। उत्तरकाशी में इस मॉक ड्रिल का आयोजन, अहम जानकारी, इसमें क्विक रेस्पॉन्स देखा गया। जीआईसी बड़कौट से 3 घायलों को और 50 लोगों का रेस्क्यू किया गया। डुंडा ब्लॉक कॉलोनी में 4 घायल और 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया और जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। यह हम जानकारी, जहां उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मॉक ड्रिल के तहत क्विक रिस्पांस सभी अधिकारियों के देखे गए। कई लोगों को इस मॉक ड्रिल में बाहर निकाला गया सुरक्षित। उत्तरकाशी में भूकंप से बचाव के लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला अस्पताल में सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया और 3 गंभीर घायलों का भी रेस्क्यू जारी रहा। जीआईसी बड़कौट से 3 घायल और 50 सुरक्षित बाहर लोगों को निकाला गया। डुंडा ब्लॉक कॉलोनी में भी 3 लोगों की मौत के बाद 10 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। जंगला ब्रिज के पास एवलॉन से सड़क बंद थी, जिसमें बीआरओ युद्ध स्तर पर मॉक ड्रिल में अपने को एक रिस्पॉन्स को दिखाता हुआ नजर आया। कई लोगों को इस मॉक ड्रिल के तहत सुरक्षित बाहर निकाला गया और उत्तरकाशी में भूकंप से बचाव के लिए इस पूरे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला अस्पताल में सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन मॉक ड्रिल भी देखा गया और जीआईसी बड़कौट में 3 घायलों और 50 छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तराखंड जैसे भूकंप संवेदनशील राज्य में आपदा तैयारियों को परखने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज 80 स्थानों पर एक साथ मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें कि मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने यूएसडीएमए हेडक्वार्टर से सभी जिलों की तैयारियों का अवलोकन किया। साथ ही अधिकारियों ने भूकंप के दौरान बचाव, राहत और रेस्क्यू की रियल टाइम कार्रवाई को प्रदर्शित भी किया। तो वहीं सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जंगलों की आग, बाढ़, हिमपात और भूकंप जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए नियमित मॉक ड्रिल बेहद जरूरी है। मॉक ड्रिल्स किसी भी इंसिडेंट के लिए हम करते हैं, उसका सबसे बड़ा ध्येय ये होता है कि हम अपने सिस्टम का रिस्पांस
और सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस क्या है उसको टेस्ट करते हैं। और विशेषकर हम ये भी उस ड्रिल के माध्यम से करना चाहते हैं कि हमारी तैयारी हमेशा 24/7 रहे। तो समय समय पर हमारा USDMA है और DDMAs हैं, ये समय समय पर विभिन्न इशूज़ पे मॉक ड्रिल्स करते हैं। जैसे आज पूरे स्टेट में अर्थक्वेक भूकंप को लेकर के मॉक ड्रिल की गई, इसके पहले फ्लड का मॉक ड्रिल किया गया है। अलग अलग समय पे हम लोग करते रहते हैं। इस मॉक ड्रिल में अकेले भी करते हैं हम लोग, स्टेट ऑन इट्स ओन, प्लस NDMA वगैरह के सहयोग से भी किया जाता है। ये आज के मॉक ड्रिल में सेंट्रल एजेंसीज को ऑब्जर्वर के रूप में भी रखा गया है और इसमें कहाँ हमारे एरियाज़ हैं जो इम्प्रूव किए जा सकते हैं वो हमें पता चलता है। और अभी सारे डिस्ट्रिक्ट्स और जो हमारा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी SDMA, ये भी अपना अभी पूरे मॉक ड्रिल ख़त्म होने के पश्चात उसको जॉट डाउन करेंगे और जो जो एरियाज़ हमें पता चलते हैं कि हाँ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या यहाँ पे कमी रह गई, जो हमारे सेंट्रल एजेंसीज़ के ऑब्जर्वर्स पॉइंट आउट करेंगे, तो इससे हम अपने सिस्टम को और मजबूत और स्ट्रेंथन करने में सहायता मिलेगी, जिससे कि अगर भविष्य में कभी ऐसी वास्तविक स्थिति उत्पन्न हो तो हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से टैकल कर सकते। मसूरी में अचानक गन हिल रोपवे की ट्रॉली बीच पहाड़ी में ही रुक गई। इस दौरान 2 पर्यटक फंस गए और एक बेहोश हो गया। लोग इसे वास्तविक हादसा समझकर घबरा गए। वहीं कुछ ही मिनटों में ITBP, SDRF, फायर सर्विस और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि ये बिना पूर्व सूचना की मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी, जिसमें कि रेस्क्यू टीमों ने इस दौरान दोनों पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला और प्रशासन ने ड्रिल को सफल बताया। उसे जो हमें टाइमली बताया नहीं गया, वो टाइम नहीं दिया गया था हमें, फिर भी जो है हम टाइम से पहुंचे हैं यहाँ पे और उसको पूरा करने की कोशिश की गई और आधा घंटा करीब जो है उसमें समय लगा हमारे को जो है वो पूरा करने में। कितने लोगों की टीम आपकी? हमें 8 लोगों की टीम आई हुई है। सर, किस तरीके से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया है? कोऑर्डिनेट आपस में देखा गया, SDRF, आप, फायर, आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे करा आप लोगों? बहुत ज़रूरी कोऑर्डिनेशन होता है सर। जो हमारे पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उससे आपस में मेल मिलाप करके जो है एक दूसरे से जो है कोऑर्डिनेशन करें। जो विक्टिम थे उनको किस तरीके से आपने रेस्क्यू किया? उनको जो है पहले जो है हमारे जवान जो है उस पर ट्रॉली पे गए, वहाँ से उनको जो है अपने इक्विपमेंट के साथ में जो है लगा करके उनको सेफली जो है नीचे उतारा गया, जिसमें हमें थोड़ा सा ट्रैफिक इशू था आज क्योंकि वीकेंड है तो इसलिए थोड़ा पहुंचने में हमें थोड़ा टाइम लगा। तो लगभग हम यहाँ पे 1.25 घंटे में समय से पहुँच गए थे और पहुँचते ही हमें ये सूचना थी कि 2 आदमी ट्रॉली में स्टक हो चुके हैं। तो उनको जो है हमने, फायर भी हमारे साथ में थी और हमने जितना जल्दी हो सका हमने उनको जो है रेस्क्यू किया उसमें से। किस तरीके की कोई परेशानी हुई? क्योंकि मिडिल पे था जहाँ पर विक्टिम फंसे हुए थे, तो थोड़ी दिक्कतें तो हुई होंगी। कोऑर्डिनेट बनाया होगा आप लोगों ने? बिल्कुल, ये दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन ये हम लोगों का काफ़ी एक्सपीरियंस है इसमें, जिससे हम लोग जो है बहुत थोड़ा सा एक दूसरे का जो है मदद करते हुए, फायर भी हमारे साथ था तो उन्होंने काफ़ी अच्छा हमारे साथ दिया, तो उसमें हमने बड़े आसानी से जो है उनको जो है ट्रॉली से रेस्क्यू कर लिया था। जो हमारे भूकंप से बचने के लिए एक मॉक ड्रिल कराई जा रही थी, तो इसी क्रम में हमारी मसूरी में अचानक से जो एक सरप्राइज़ ड्रिल कहा जाता है, सरप्राइज़ ड्रिल के लिए हमें सूचना प्राप्त हुई। इस क्रम में फिर हमने हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट जो सबसे मेन है, फायर, पुलिस, इसके अलावा जो हमारे जल संस्थान और जो सबसे मेन हमारे बचाने वाले SDRF और ITBP की टीम को सूचित किया। तत्पश्चात वो लोग लगभग 20-25 मिनट में हमारी टीम पहुंची। उसके बाद रेस्क्यू का कार्य स्टार्ट किया गया, जो लगभग 1.5 घंटे तक चला, क्योंकि इसमें जो काफ़ी कठिन होता है, ट्रॉली में बीच में पुलिये में डाल करके जा करके फिर लोगों को नीचे निकाल करके फिर उनको एम्बुलेंस के थ्रू शिफ्ट करना होता है। तो ये हमारी हुई, तो इसमें समय समय पर किया जाता रहता है। और आज जो हमारी सरप्राइज ड्रिल हुई, तो इसलिए इसको लेकर मैं कह सकता हूँ कि हमारी तैयारियाँ संतोषजनक थी, किंतु ये मैं मानता हूँ कि टाइम जो है थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था। पहले कौन पहुंचा था? जैसे कॉल किया गया, सबसे पहले कौन सी टीम पहुंची है? रास्ते में कोई दिक्कत मिली है क्या? जी बिल्कुल, जैसे सबसे पहले हमारी लोकल फायर की टीम जो है वो सबसे त्वरित, क्योंकि वो मसूरी में बेस्ड है। इसके अलावा हमारी जैसे ITBP की टीम है, वो भी यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर रहती है। और जैसा कि आज शनिवार का दिन है, वीकेंड है, मसूरी में काफ़ी रश है, तो ये प्रॉब्लम जो हमारी फेस की हमने, ये भविष्य में भी आ सकती है जब किसी प्रकार की आपदा हो। तो हमारा एक सजेशन जरूर रहेगा कि हम कोई इनके लिए एक इमरजेंसी रूट बनाने का प्लान कर सकते हैं, ताकि इनके लिए मूवमेंट आसान किया जा सके और जल्दी पहुँच सके टीम हमारी।
दिल्ली धमाके को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने गहरी चिंता जाहिर की। साथ ही इस पर उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती आतंकी घटनाएं बेहद चिंताजनक है और वैश्विक स्तर पर भी आतंकवाद को लेकर चिंता जताई जा रही है। वहीं बीजेपी ने यह भी कहा कि अब सख्त निर्णयों का समय है। भारत और उत्तराखंड सरकार आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी ताकि जनता सुरक्षित रहे। डेमोग्राफिक चेंज के साथ साथ आतंकवाद वाली घटनाएं और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का जो ये एक नया चेहरा नजर आया है, तो ये सब मुस्लिम बच्चे, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर और हाईली एजुकेटेड बच्चों के अगर इन्हें इनके माइंडसेट को परिवर्तित करके आतंकवादी घटनाओं में शामिल कर लिया जाता है और ये आतंकवादी घटनाओं में शामिल हो जाते हैं, तो ये निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय। और ये केवल भारत के लिए ही नहीं है। हम 9/11 को याद करें, यूएसए का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो ये आतंकवाद है और इस्लामिक आतंकवाद को लेकर आज पूरे विश्व भर में चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, उनके ऊपर मनन किया जा रहा है और निश्चित तौर पर ये एक सख्ती से निर्णय लेने का वक्त है और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार और उत्तराखंड की सरकार सख्त निर्णय लेगी और इस तरह की घटनाओं से जान माल की सुरक्षा की दृष्टि से हम अपनी जनता को पूरा भरोसा देते हैं। चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में धामी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ग्राम समाज की जमीन पर बनी अवैध मजार पर यह कार्रवाई की गई। बड़ी जानकारी हरिद्वार से, जहां अवैध मजार पर कार्रवाई की गई है। एसडीएम की मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासन और भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। अवैध कब्जों पर एक बार फिर से जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। धामी सरकार का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां अवैध कब्जों पर एक बार फिर पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी, जहां धामी सरकार का बड़ा एक्शन अवैध मजार पर देखने को मिला। बिहार में बीजेपी गठबंधन की जीत के बाद अब मसूरी में भी जश्न का माहौल है। बता दें कि पिक्चर पैलेस चौक भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आया और ढोल नगाड़ों और इसी के साथ आतिशबाजी के साथ कार्यकर्ताओं ने नाच गाना भी किया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल समेत कई नेता मौजूद रहे। साथ ही बिहार प्रवासियों ने भी इस उत्सव में भाग लिया। जीत को जनता का विश्वास और विकास कार्यों की सफलता बताया। भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो चाहे राष्ट्रीय लेवल का कार्यकर्ता हो, उनकी एक मंशा रहती है कि जनहित के लिए काम करना है, आम आदमी के लिए काम करना है। और आज उसी सोच का नतीजा है कि आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड रूप से बहुमत में आई है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि उनकी जो राष्ट्रहित की जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों की बदौलत आज भी देश का बच्चा आदरणीय मोदी जी पे विश्वास कर रहा है। और आप देखिए, अभी तो बिहार ही है, अभी 27 में आप उत्तराखंड में भी आप देखिएगा, उत्तराखंड के कार्यकर्ता भी इसी तरीके से जश्न मनाएंगे उत्तराखंड की विजय पे। और 29 में आप देखिएगा लोकसभा में फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा और माननीय मोदी जी चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में ये बिहार की इस प्रचंड जीत ये साबित करती है कि जो व्यक्ति विकास के लिए कार्य करेगा, जो पार्टी जनहित के कार्य करेगी, जो पार्टी सही नीति या सही रीति से सोच रखते हुए बुजुर्गों की, महिलाओं की, युवाओं के लिए काम करेगी, वो अवश्य जीतेगी। और ये जो आज हमें बहुमत मिला है, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने जो संयुक्त रूप से जो कार्य किया है बिहार में, उसे लोगों ने स्वीकारा है। आज हर घर बिजली है। बिहार की बात करें तो 2 दशक पहले जो बिहार का हाल था, युवा वहाँ से पलायन करके कई अन्य भारत के जगहों पे चले गए थे, शहरों में चले गए थे, जहाँ उनकी दुर्दशा हो रही थी। आज ये साबित करता है कि बिहार ने वो विकास का मॉडल अपनाया है, जहाँ ना सिर्फ रोड, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं, बल्कि अच्छी प्राथमिक विद्यालयों के साथ अच्छी शिक्षा। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और सभी कार्यकर्ताओं का, चाहे बिहार के हों, चाहे एनडीए के हों, चाहे सहयोगी दल के हों, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और निश्चित ही लोगों ने जो है, जैसे
केंद्र सरकार के जो कार्य रहे हैं उन पे जो है उनको विश्वास किया है। बिहार में पूर्व में जो एनडीए की सरकार रही है उन पे जो है जो कार्य हुए हैं, जो विकास हुए हैं, उस पर जो है बिहार की जनता ने जो है अपना जो है मोहर लगाई है। और मैं मानता हूँ कि जो आरजेडी के टाइम पे जो जंगल राज रहा है उसको लोग अभी तक नहीं भूलें। इसी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सहयोगी दल हैं उन पर, उनके विकास का और उनके कार्यों पर और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पे उन पर विश्वास किया है। और मैं इसी मानता हूँ कि इसीलिए जो है वहाँ पर एनडीए की जो सरकार आई है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे।